हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज आपकी क्रैश कोर्स की वीडियो नंबर 3 है और हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस चैप्टर के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं, तो आप उनको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इनको देखना। अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन पहले की 2 वीडियोस का लिंक दे दूंगी। प्लस आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने क्रैश कोर्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट की, जो कि एक ब्लैक लॉ था। अब आप बोलेंगे रॉलेट एक्ट से पहले हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं, क्विकली रिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट होता है तो इंडिया में कैसे उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ते हैं, प्लस कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में नेशनलिज्म का एक जो फीलिंग है, जो एक स्पार्क है, वो स्टार्ट हो जाता है लोगों के अंदर। ये फीलिंग आ जाती है कि अब हमारे को क्या करना है, स्वराज को प्राप्त करना है। फिर हमने देखा था कि 1915 में अफ्रीका से कौन आते हैं, हमारे बापू महात्मा गांधी जी आते हैं, और वो अपने साथ एक बहुत ही पावरफुल टैक्टिक लेके आते हैं। एंड उनके टैक्टिक का नाम क्या है? सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट क्या था? तो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट ये था कि वो इट इज़ अ थ्योरी ऑफ द गांधी जी दैट एम्फसाइज ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ। सच्चाई पर बहुत ज़्यादा बल देती थी, और गांधी जी कहा करते थे कि इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर द ट्रूथ देन यू डोंट नीड एनी वायलेंस इन योर मूवमेंट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। तो ये रॉलेट एक्ट क्या था? तो ये एक एक्ट, ऐसा एक्ट था जिसको इंडियंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था, और इसको बहुत ही हरिडली पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में। अब ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी? तो एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाई हुई एक पॉलिटिकल बॉडी थी, और इसका काम हुआ करता था इंडिया में लॉ को देखना, रूल रेगुलेशन कैसे काम कर रहे हैं इंडिया में, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही है, इन सबको देखना। हालांकि इस काउंसिल में इंडियन मेंबर्स भी थे, और उन्होंने मना किया था कि इस लॉ को पास मत करो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इंडियन मेंबर्स की बात नहीं सुनी और जबरदस्ती ये बिल पास कर दिया। ठीक है, और जैसे ही ये बिल पास हुआ, इस बिल में क्या था जो इतना विरोध हो रहा था इसका? इस बिल में ये था कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि वो आपको पकड़ के जेल में बंद कर दे विदाउट एनी ट्रायल फॉर द 2 years। आपको बिना किसी वारंट का अरेस्ट किया जाएगा, प्लस आपको जज के आगे भी पेश नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या देखने को मिलता है? इससे हमें ये पता लगता है कि इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर जो है वो प्रोवाइड कर दी थी ओवर द इंडियन पीपल एंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। इसके थ्रू वो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे थे। अब आप देखो, इस एक्ट के थ्रू अगर आप बहुत ही पीसफुली नॉन वायलेंट तरीके से कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करते हो, यानी कि गांधी जी का सत्याग्रह का आइडिया अडॉप्ट करके भी आप अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी इस एक्ट ने इल्लीगल ठहरा दिया। ठीक है, तो इसका गांधी जी को बहुत गुस्सा आया कि यार हम तो पीसफुली बात करना चाह रहे थे, हम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी बातों को बहुत ही शांति से रखना चाह रहे थे, और इन्होंने हमसे हमारा सत्याग्रह का आइडिया भी छीन लिया। तो गांधी जी को आया बहुत गुस्सा। गांधी जी ने क्या कहा 6 अप्रैल को कि हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक मास मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, नॉन वायलेंट सिविल डिसओबे मूवमेंट जो है हम स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। ठीक है, और ये बहुत ही नेशन वाइड मूवमेंट होने वाला था। गांधी जी ने सभी से कहा कि मैं इस एक्ट के अगेंस्ट में एक सत्याग्रह लॉन्च करूंगा, और मैं अकेले नहीं लॉन्च करूंगा बल्कि पूरे के पूरे इंडियंस को उसमें मेरा साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई गांधी जी की बात पे सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 10 अप्रैल का दिन था, 10 अप्रैल 1919, और सभी लोग जो है बहुत ही एंथुसियास्टिकली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या क्या करते हैं भाई? सारी की सारी शॉप्स जो है, गांधी जी ने कहा था कि सब कोई शामिल होना चाहिए इसमें, कोई भी काम पे नहीं जाएगा, कोई भी अपनी दुकानें नहीं खोलेगा, कोई भी रेलवे वर्कशॉप अटेंड नहीं करेगा। तो सब लोग ने वही करा, गांधी जी की बात सुनी, सब लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी, रैली जो है सब लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। वर्कशॉप जो थी रेलवे वर्कशॉप, उन सबको उसके वर्कर्स भी सारे आ गए, और वो लोगों ने उस दिन की स्ट्राइक कर दी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत गुस्सा आया कि यार एक बंदे की बात पे सारे के सारे लोग पागलों की तरह हमारा विरोध करने के लिए आ गए, इतना बड़ा मास मूवमेंट इकट्ठा जो है वो इकट्ठा हो गया है। तो गवर्नमेंट को बहुत गुस्सा आया। वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, पुलिस अटैक द पीसफुल प्रोसेशन। अब देखो,
लोगों ने क्या करा, जितनी भी गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग थी, बैंक हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इनको घेर लिया। लेकिन किसी ने भी वायलेंस को नहीं अपनाया था, किसी ने भी वायलेंस अडॉप्ट नहीं की थी। पीसफुल प्रोसेशन था ये, लेकिन पुलिस ने इसके ऊपर भी अटैक कर दिया। लोगों को बहुत बुरा लगा कि हम तो शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए थे और इन्होंने हम पे फिर से हमला किया। ठीक है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को, इस सिविल डिसओबे मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए अमृतसर से जो लोकल लीडर थे उनको भी अटैक कर लिया और गांधी जी को दिल्ली में एंट्री करने से रोक दिया। अब आप सोचेंगे दिल्ली में गांधी जी को एंट्री करने से क्यों रोका? तो गांधी जी को एंट्री करने से इसलिए रोका क्योंकि अगर गांधी जी दिल्ली में एंट्री कर जाते तो नॉर्थ इंडिया का पूरा जो क्राउड है ना, वो गांधी जी की बात सुनते ना भागा भागा दौड़ा आता। ठीक है, बहुत ही एक्साइटेड हो जाते लोग, बहुत ही उत्सुक हो जाते, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने गांधी जी को दिल्ली में एंट्री लेने से पूरी तरीके से रोका और बहुत ही ब्रूटली इस पूरे मूवमेंट को रिप्रेस कर दिया और चुपके से मार्शल लॉ भी इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, और जनरल डायर ने पूरे देश की कमांड अपने हाथों में ले ली। अब ये मार्शल लॉ क्या था? देखो, मार्शल लॉ में ना क्या होता है, आप कहीं पे भी पॉलिटिकली अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, 4 लोग एक जगह इकट्ठे होकर बातचीत नहीं कर सकते हैं, इन सब पे पूरा बैन लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये सब कुछ काम ना चुपके से होता है, लोगों को पता भी नहीं होता है कि भाई पूरे कंट्री में मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हो रखा है। अब इसी दौरान क्या होता है भाई, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हमारे को देखने को मिलेगा। जलियांवाला बाग मैसेकर क्या होता है, देखो हम जानते हैं 10 अप्रैल की मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों ने क्या किया था, स्ट्राइक कर दी थी इस एक्ट के अगेंस्ट में। अब 13 अप्रैल का टाइम होता है। इस दिन क्या होता है, इस दिन पूरे अमृतसर में, पंजाब में बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा होता है और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है, वो लोग तो यार अपना मेले में घूमने आए हुए होते हैं। और बैसाखी का तो तुम्हें पता है कि पंजाब में कितने अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। लोग जो है बहुत नाचते गाते हैं, डांस करते हैं, अच्छे खाना बनाते हैं, पकवान खाते हैं और मेलों में घूमने जाते हैं। तो सिमिलरली जलियांवाला बाग जो था, वहाँ पर भी एक मेला लगा हुआ था जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा क्राउड जो है वो आ गया था। एंड दे पीपल वर कम ओनली फॉर देयर इंजॉयमेंट, नॉट फॉर एनी प्रोटेस्ट। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बात मानती हूँ कि वो जो लोग इकट्ठे हुए थे ना उस पार्क में, उस बाग में, उसमें कुछ प्रोटेस्टर्स भी थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट करना चाहते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो तो इनोसेंट लोग थे, वो तो सिर्फ अपना फेयर में घूमने आए थे, बेचारे घूमने आए थे यार, उनके ऊपर तो गोलियां चल गई, तो कितना बुरा हुआ उनके साथ। तो अब देखो, वो जितने भी विलेजर्स थे वो आउटसाइड लोग थे। अब उनको तो पता नहीं था कि भाई हमारे देश में, हमारे शहर में जो है मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हो रखा है। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगती है ये बात कि जलियांवाला बाग में इतने सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, तो गवर्नमेंट को आता है बहुत गुस्सा। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है हमने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर रखा है और ये लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, मेले में घूम रहे हैं। तो गवर्नमेंट मतलब वही जनरल डायर जो है वो क्या करते हैं, जलियांवाला बाग के जितने भी एग्जिट और एंट्री पोल होते हैं सब पे जो है क्या कर देते हैं, अपनी तोप रख देते हैं, यानी कि गन फायरिंग पूरे सबको ब्लॉक कर देते हैं और वहाँ से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। गोलियों की बारिश होनी शुरू हो जाती है। अब लोग जो बेचारे जो इनोसेंट लोग थे वो तो मारे जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जनरल डायर को बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, हम तो इनोसेंट लोग हैं। लेकिन जनरल डायर उनकी बात नहीं मानते हैं और बहुत बड़े लेवल पे काफ़ी सारे लोग जो हैं इसमें मारे जाते हैं, बेचारे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। देखो आप देख लो ना, यहाँ पे इधर से गोलियां चल रही हैं और बहुत बड़े लेवल पे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे थे जिनको गोलियां जो सह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कभी जलियांवाला बाग जाने का मौका मिले तो आप देखना, आज भी ना वहाँ की जो दीवारें हैं उसमें आपको होल देखने को मिल जाएंगे, यानी कि वही होल जहाँ से रख के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी गनों को चलाया था। और जहाँ पे दीवारों में गन्स गई थी वहाँ पे अभी भी जो है आपको होल देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट ने उन्हें अभी भी फिल नहीं किया, और इसलिए फिल नहीं किया क्योंकि ये हमारी एक मेमोरी है कि हमारे ऊपर कैसा जुर्म किया था हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, हमारी नहीं बल्कि फॉरेन की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। वहाँ पर एक कुआं भी था जलियांवाला बाग में। उस इंसिडेंट के दौरान जब लगातार गोलियां चल रही थी, बहुत सारे लोग उस कुएं में कूद गए। उनको लगा कि हम कुएं में कूद जाएंगे तो गोलियां हमको नहीं लगेंगी, हम बच जाएंगे। लेकिन लगातार जब सभी लोग कुएं में कूदते चले गए तो जो नीचे के लोग थे वो दबते चले गए, और इससे काफ़ी सारे लोग तो दबने की वजह से मर गए और कुछ लोग जो है सफोकेशन से मर गए। तो आप मानेंगे नहीं, कम से कम 400 से 500 लाश जो है यहाँ से भी निकाली गई थी। देखो, अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का डाटा देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस पूरे इंसिडेंट में कम से कम 200 से 300 लोग मरे थे। लेकिन बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं वो ये मानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डाटा को हाइड किया और इस पूरे इंसिडेंट में करीब 2000 से 3000 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए। मतलब 2 से 3 के पीपल जो हैं इसमें
मारे गए, बेचारे इनोसेंट पीपल्स थे ये लोग सब। तो देख रहे हो ना कितना बुरा हाल हुआ। अब जब जैसे ही ये पूरे जलियांवाला बाग की खबर पूरे भारत में फैलती है, स्पेशली पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलती है, तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि यार ये क्या था, ये तो पूरा पूरा हमारा मतलब हम अब कहीं इकट्ठे भी नहीं हो सकते। अब एक बात बताओ, जब आप ब्रिटिश लोग इंडियंस को दबाओगे, हर जगह ह्यूमिलिएट करोगे, तो वो लोग भी तो आवाज़ उठाएंगे ही ना। तो अब वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो आप उनको जान से मार रहे हैं। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ना एक बहुत ही बड़ा क्राउड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, बहुत ही अग्रेसिव क्राउड होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, तो क्या होता है भाई, स्ट्राइक होती हैं, क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, पुलिस जो है वो लोग जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने लग जाते हैं। लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस है वो लोगों को मारना शुरू कर देती है। ब्रूटल रिप्रेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। ब्रूटल रिप्रेशन मतलब बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को मारा पीटा जा रहा होता है, ठीक है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा होता है। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो लोगों को टेरराइज करती है, मतलब डराती है लोगों को। ठीक है, अब जितने भी सत्याग्रही थे उनको फोर्स किया जाता है कि अपनी जो नोज है उसको जमीन पे रगड़ो, ठीक है, और क्रॉल करके, मतलब वही बच्चों की तरह घुटने के बल चल के दिखाओ, सलाम करो जितने भी आपके ब्रिटिश साहिब हैं, यानी कि वही ब्रिटिश ऑफिसर जितने भी हैं उनको सैल्यूट करो। ठीक है, इवन लोगों को जो है कोड़े तक मारे जाते हैं, फ्लॉजेस जिसको बोलते हैं, वो मारा जाता है, बहुत बुरी हालत होती है। ठीक है, और ये सारी वायलेंस देख के जो आपके महात्मा गांधी जी हैं इनको बहुत दुख होता है। ठीक है, बहुत दुख होता है उन्हें। वो बोलते हैं कि हमने जो अपना ये नॉन वायलेंस सिविल डिसओबे मूवमेंट रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में चलाया था, ये तो बहुत ही पीसफुल हमारा मूवमेंट था और इसने वायलेंस का रूप ले लिया। तो गांधी जी क्या करते हैं, इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। ठीक है, बाद में जब जनरल डायर से पूछा जाता है कि जब लोग मना कर रहे थे कि आप हम पे गोलियां मत चलाओ, हम इनोसेंट हैं, तो आपने क्यों नहीं सुनी ये बात, तो जनरल डायर का जवाब पता है क्या था? उनका जवाब ये था कि बेसिकली मेरा ऐसा करने का पीछे मकसद ये था क्योंकि मैं लोगों के मन में, यानी कि इंडियंस के मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक खौफ पैदा करना चाहता था। मतलब सिर्फ इस चक्कर में, अपनी शान के चक्कर में उसने कम से कम इतने लोगों की जान ले ली। तो जब ये पूरा मूवमेंट समअप होता है, रॉलेट एक्ट का कॉल ऑफ कर देते हैं गांधी जी इसको, तो क्या होता है, गांधी जी के मन में एक बात आ जाती है कि ये वाला मूवमेंट तो ठीक है छोटे लेवल पे था, लेकिन अब हमारे को क्या करना है, एक बहुत ही वाइड स्प्रेड, यानी कि पूरे मास लेवल पे पूरे इंडिया के लिए एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो रॉलेट मूवमेंट था, रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट था, ये सिटीज में और टाउन्स में ही फेमस था। सब जगह इसका इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं था, गांव वगैरह के लोगों ने इसमें उतने एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो महात्मा गांधी जी जो है वो ऐसा फील करते हैं कि हमारे को एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट की जो है ज़रूरत है पूरे भारत में चलाने के लिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भारत के यानी कि इंडिया के सभी लोगों को यूनाइट होके सामने आना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं उस टाइम पे क्या था ना, हिंदू और मुस्लिम्स की ना ज़्यादा पटरी नहीं खाती थी, ज़्यादा तो बनती नहीं थी। तो गांधी जी को लगा कि पहले हमारे को हिंदू और मुस्लिमों को दोनों को क्लोज लाना पड़ेगा, और दोनों को क्लोज लाके तब मिलके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमको अपना मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी दौरान गांधी जी को एक बहुत ही बढ़िया चांस मिलता है, वो है खिलाफत मूवमेंट का। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या था, इसको समझने के लिए देखो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ना 9th क्लास की एक 3rd चैप्टर में था ना नाजिज्म वाला, उसमें जाना पड़ेगा। थोड़ा सा चैप्टर को हम पीछे ले जाते हैं। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है भाई? 1914 से 1919 के दौरान होता है ना। और जब ये मूवमेंट खत्म होता है तो क्या होता है, हमने देखा था ना नाजिज्म वाले चैप्टर में, जर्मनी के ऊपर यानी कि सेंट्रल पावर जो है वो एलाइज पावर से हार जाती हैं। एलाइज पावर में कौन कौन था? यूके था, यूएस था, और आपका रशिया था, फ्रांस था। इन सब ने मिलके, एलाइज पावर ने मिलके सेंट्रल पावर को हराया था। सेंट्रल पावर में कौन थे? आपके जर्मनी थे और ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर मतलब वही आपका टर्की का पूरा एरिया। अब देखो वॉर कैसे एंड होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है उसको साइन कर देता है वाइमर रिपब्लिक। ठीक है, यानी कि जर्मनी के ऊपर इतनी हार्श ट्रीटी को इम्पोज किया गया था। सिमिलरली वैसे ही कुछ ट्रीटी जो है ऑटोमन एम्पायर के ऊपर यानी कि टर्की के ऊपर भी इम्पोज की गई थी, और उस ट्रीटी के तहत, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, जो ऑटोमन एम्पायर के जो मेन लीडर थे ना, जिनको खलीफा कहा जाता था, जिसको मुस्लिम जगत के लोग बहुत ही भगवान की तरह मानते थे, वो उनके स्पिरिचुअल हेड हुआ करते थे, उनको जो है बहुत ही ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा उस ट्रीटी के तहत। ठीक है, तो इससे मुस्लिम लोग जो हैं, हर पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम लोग जो हैं वो गुस्से में आ जाते हैं कि यार हमारे भगवान के साथ, हमारे खलीफा के साथ ऐसा हो रहा है। तो हर जगह ना पूरे इंडिया में
जितने भी मुस्लिम कंट्रीज होते हैं वो मुस्लिम लोग अपने अपने ग्रुप में अपने अपने लेवल पे जो है इस बात का, इस ट्रीटी का अपोज कर रहे होते हैं, इस ट्रीटी को विरोध करने के लिए अपने लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा ही एक मूवमेंट जो है, ऐसा ही एक मतलब एक बैठक बनती है, खिलाफत बैठक बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक इंडिया के जो मुस्लिम्स होते हैं ये भी अपने लेवल पे एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसको बोला गया था खिलाफत मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट हुआ था स्टार्ट, इसके लिए खिलाफत कमेटी बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है? मार्च में बनाई जाती है, वो भी 1919 में बॉम्बे में। ठीक है, और गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी को पता लगता है कि भाई मुसलमान लोगों ने अपनी खिलाफत कमेटी बनाई है और वो एक बहुत बड़े लेवल पे खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो गांधी जी के माइंड में देखो आइडिया आता है, वो कहते हैं कि अगर हमारी नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस खिलाफत मूवमेंट को अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी तो उसका मतलब क्या है कि भाई मुस्लिम्स का सपोर्ट भी हमारे को मिल जाएगा और हम अपने स्वराज के इस आइडिया से मुसलमानों के खिलाफत के आइडिया को जोड़ देंगे तो हम हिंदू और मुस्लिम को एक साथ ला पाएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट सक्सेसफुली एक मास मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। तो गांधी जी ने क्या करा? गांधी जी ने इस खिलाफत कमेटी के दो मेन लीडर जो थे अली बंधु, उनसे बात करी। अली बंधु मतलब अली ब्रदर्स जो थे, जैसे जिनका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली, इनको शॉर्टकट में ना अली ब्रदर्स कहा जाता है। तो महात्मा गांधी ने इन अली ब्रदर्स से बात करी। हालांकि इस खिलाफत कमेटी में और भी लोग थे, शराफत किचलू भी थे, है ना, और आपके अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, बहुत सारे थे, लेकिन दो मेन लीडर मोहम्मद अली और शौकत अली, इनसे गांधी जी ने जाके बात करी और गांधी जी ने कहा कि हमारी जो नेशनल कांग्रेस है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहती है। हम भी आप अपने मुसलमानों भाई बहनों के लिए जो है खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से जोड़ना चाहते हैं। तो इस बात पे मोहम्मद अली और शौकत अली जो है उनकी मतलब बातचीत जो है गांधी जी से बन जाती है और गांधी जी और ये मिलके क्या करते हैं? अब यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस का सितंबर 1920 में। देखो कांग्रेस के ना हर साल अलग अलग सेशन हुआ करते थे, तो जितने भी सेशन आएंगे ना बच्चे, जैसे भी अब आपका कोलकाता सेशन पढ़ रहे हैं आप, तो इनको ना एक कॉपी में लिखते रहना कि कब कराची का सेशन हुआ था, कब कोलकाता का सेशन हुआ था, कब लाहौर का सेशन हुआ था। लाहौर सेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था, जब गांधी जी जो है वापस आए थे अफ्रीका से, और वहीं पे उनकी जो है मुलाकात किससे होती है? राम लखन से होती है, जो उनको चंपारण अपने साथ ले जाता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई थी। ठीक है, तो जितने भी सेशन हुए थे आपको इनकी लिस्ट बना लेनी है। पता है क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पेपर में ना मैप आ जाते हैं कि कांग्रेस का 1920 का सेशन कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद करना पड़ेगा कोलकाता में हुआ था, वेस्ट बंगाल में आपको फिर फिल करना पड़ेगा मैप में। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ जितने भी सेशन हुए थे इनको बहुत ध्यान से एक कॉपी में लिस्ट बना लो अपनी, ताकि आपको ये एग्जाम टाइम में मैप फिलिंग में भी काफ़ी सपोर्ट करें। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो कोलकाता में सेशन होता है भाई इनका। ठीक है, सारे जो लीडर्स होते हैं वो एग्री कर जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, खिलाफत मूवमेंट और स्वराज मिलकर जो है एक बहुत बड़े लेवल का मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और वो मूवमेंट क्या होगा? उस मूवमेंट का नाम होगा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं NCM। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे हेयर द N स्टैंड फॉर द नॉन, C स्टैंड फॉर द कॉरपोरेशन एंड द M स्टैंड फॉर द मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1921 बाय द Mahatma Gandhi and it was a very mass movement. And in next video lecture we will discuss about the non cooperation movement. तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो बस और कोशिश करना कि मेरे को कमेंट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे को जो है मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।